अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव एट कैपिटल और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज हम एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक क्या है, पिछले दिनों हमने एक बात की थी इज़्म के ऊपर। तो दुनिया में यानी कि बहुत से इज़्म मौजूद होते हैं और उन्हीं इज़्म के हवाले से हमने बात करनी है। यानी कि इज़्म जितने भी इज़्म हैं उन्हीं के तहत दुनिया चल रही होती है, निज़ाम चल रहा होता है। तो आज पिछले दिनों हमने बात की थी कैपिटलिज़म के हवाले से, तो आज हमने बात करनी है मज़ीद कुछ इज़्म बीच में शामिल करने, यानी कि सोशलिज़म हो गया, कम्युनिज़म हो गया, कैपिटलिज़म और फाशिज़म, कुछ ऐसे इज़्म और मज़ीद जितने भी इज़्म हैं उस हवाले से हमने बात करनी है। इसके अलावा हमने पीडीएम के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना है और मज़ीद हमने टीएलपी के ऊपर कुछ हमने थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो हिस्सा होगा, हमारी कोशिश कुछ यूँ होती है कि हम इस प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ और वो नई चीज़ें ऐसी हों जिससे हम लोग कुछ सीख सकें, हम सीख सकें, आप सीख सकें, ताकि प्रोग्राम ऐसा ना हो कि हम प्रोग्राम आप देखें और कुछ सीखें ना। हमारा एक नया एजेंडा जो है, हमारा एक मकसद जो है, इस मकसद कुछ ये है कि हम कुछ ना कुछ आपको सिखा सकें। क्योंकि आप प्रोग्राम देखते हैं, जैसे कल भी मैंने कहा था कि हम प्रोग्राम बहुत से देखते हैं, लेकिन यह है कि उनमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है। लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम बनाने का मकसद कुछ यूँ है कि हम कुछ दूसरी चीज़ें सीख सकें जिसके तहत ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो ये इज़्म बहुत से इज़्म मौजूद होते हैं, उसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, जो खुली किताब हैं, जिनसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं। हमारे साथ यानी कि मौजूद हैं अहमद सगीर साहब, उनसे ये सारे हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? अच्छा सर, आज हमने बात करनी है इज़्म के ऊपर। तो दुनिया में बहुत से इज़्म मौजूद होते हैं, तो इन इज़्म में से सबसे पहले हमें आपने ये बताना है कि इज़्म ये कितने कितने किस्म के इज़्म होते हैं। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि इज़्म होता क्या। सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि कितने किस्म के इज़्म होते हैं ये। देखिए, इज़्म से मुराद ये है कि मुख्तलिफ दुनिया के अंदर नज़रियात, मुख्तलिफ किस्म की आइडियालॉजीज़, मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात सही और ये मौजूद है, जिसके मानने वाले भी बड़ी तादाद में जो है मौजूद हैं। और वो जो मानने वाले हैं वो अल्टीमेटली कोई सोशलिज्म का मानने वाला है, कम्युनिज्म का मानने वाला है, कैपिटलिज्म का मानने वाला है, कोई फाशिस्ट थ्योरीज का पैरोकार है। सो ये मुख्तलिफ तरह की इज़्म है। हम इस्लामिज़म भी कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी, अगर एक इज़्म रिलीजन को अगर थोड़ा सा, तो वो भी फेथ की बात करती है, कि आइडियोलॉजी ख़ास किस्म की वो बात करती है। सो डिफरेंट जो आपके रिलीजन्स आ जाती हैं, ये भी इज़्म ही है। लेकिन हम उन इज़्म की बात करेंगे जो मज़हब से हटते हैं, जो डिवाइन नहीं है, जो इंसानों के बनाए हुए हैं और जो टोटली और प्योरली जो कि घूमते हैं इंसान की मैशत के इर्द-गिर्द, उसकी सियासत के इर्द-गिर्द, ठीक हो गया, मुआशियात और मुआशरत के इर्द-गिर्द, सही सही, बिल्कुल समाजी जो पहलू है, हम उनको कवर करने की सही सही, बिल्कुल इसी हवाले से आपने अभी अपने इंटरव्यू में फरमाया, बड़ी अच्छी बात की कि हमारा काम एजुकेट करना है। सही, बिल्कुल ऐसे मीडिया का काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में सारे चैनल्स जो है वो कर रहे हैं, वो रन ऑफ द मिल स्टेप, उनका काम यही है, उन्होंने सेल करनी है पूरे दिन की जो खबरें हैं। हम भी खबर बेचते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी एक और कोशिश है इस प्रोग्राम के द्वारा एजुकेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उनको बता सकें कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंटरमिंगल है और इंटरलिंक्ड है, मामला आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इतने पैबस्त है, निकले हुए हैं कि जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, आपको ये समझ नहीं आता कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है, कौन किस इज़्म का पैरोकार है, कौन किसका मानने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बात मान रहे हैं तो उसके पीछे वजूहात क्या है। सो ये सारी चीज़ें जो है, इसको अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि असल में ये कहानी जो है ये कहीं और से चली है, इसके टांडे और उसके डांडे कहीं और जाते हैं। सो हम थोड़ा सा डिटेल में जाके मामला को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये एक सीरीज है। सही से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आएंगे अपने नाज़रीन के लिए, अपने देखने वालों के लिए, कि उनको पता एक नई चीज़ उनको मिल सके, एक जो रूटीन से थोड़ा सा हट के हो। फिर हम कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले को हम लिंक कर सकें आज के हालात के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। कैसे नमाज है
और इसके पीछे कहानियाँ क्या है, जिस कहानी की वजह से जो है ये आज के सही से बिल्कुल, मैं भी यही हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हम अगर इस मुआशरे में चल रहे हैं तो हमें एक तो कानून के ऊपर पता होना चाहिए कि कानून हमारे लिए हैं क्या। जो हम लोग कहते हैं कि कानून है ही नहीं, असल में कानून हमारे लिए सब कुछ बना होता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता। इसी तरह जितनी भी चीज़ें दुनिया में चलाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को एक आसान बनाने के लिए सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। तो हम इसी चीज़ को लेकर आगे निकले हैं, इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, मज़ीद कोशिश बेहतर की तरफ जाएंगे कि यार जितना बेहतर हो सके। तो सबसे पहले सर ये बताइएगा, आपने हमने बात की, मैंने आपको कहा था इज़्म के हवाले से, आपने बताया कि बहुत तरह के इज़्म होते हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने एक इज़्म डिस्कस किया था, वो था कैपिटलिज्म। मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने जो बाकी आगे जितने इज़्म पढ़ने हैं, आपसे सीखने हैं, ताकि उनका ये लिंक हो सके, ये बताएं ताकि उसके साथ साथ वो भी जुड़ जाएं और पता चल सके कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कैपिटलिज्म क्या होता है दोबारा से, क्योंकि एक दफ़ा बता चुके हैं, फिर बताइएगा। देखिए, कैपिटलिज्म जो है बुनियादी तौर पे एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करता है और उसके ऊपर ओनरशिप की बात करता है, और ओनरशिप के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। वो आप देखिए कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके जितने भी आप आगे देख लें, उनके जो खास पॉइंट्स हैं वो आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये इनफैक्ट ये कैपिटलिज्म है। अच्छा, कैपिटलिज्म जो है वो, और जो हम जब कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या ये कैपिटलिज्म के मानने वाली है, असल में कैपिटलिज्म जो है वो आदम स्मिथ थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। ये उसकी जो बानी जो बानियान में से वो अच्छा, उनकी जब थ्योरीज को आप पढ़ते हैं, उनकी चीज़ों को आप देखते हैं, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर जिद्दत आती चली गई, जो कि क्लासिकल के बाद न्यू क्लासिकल, और फिर जो लेटेस्ट जो उसके अंदर जो आइडिया जो इमर्ज हुए हैं उसके अंदर, और फिर इस थ्योरी को जिसने जान बख्शी है, तो पता ये चलता है कि सारी की सारा कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट के ऊपर खड़ा है, मुनाफे पे खड़ा है। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से उन्होंने ये प्राइवेट लोग कैपिटल प्राइवेट लोग हैं, सही। जो निजी शोबा है, निजी शोबे के अंदर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, और वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, इंडस्ट्रीज लगाती हैं, और इंडस्ट्रीज के अंदर काम होता है, और वो जो भी काम करेंगे उसका जो भी सरमाया होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो अल्टीमेटली किसी एक हाथ में चला जाता है, क्योंकि उसकी ओनरशिप जो है वो लोगों के पास होती है। सही। रेस्ट जो लोग होते हैं, जो मजदूर है उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो उसके अंदर शेयर होल्डर नहीं होते, मतलब शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें ये होता है कि मैं हूँ, मेरी एक कंपनी है, मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक मिल है, मेरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं एक इंडस्ट्री से ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बना लूंगा, एक कंपनी से ग्रुप ऑफ कंपनीज बना लूंगा, ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं मल्टीनेशनल बन जाऊंगा, मल्टीनेशनल में मैं स्मॉल कर, देखो मजदूर का मजदूर ही रहेगा, मजदूर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, नीचे से नीचे जाता है, क्योंकि ये जो नफे के साथ साथ इसका एक और चीज भी होती है, वो ये है कि दूसरों का इस्तेहसाल करना है कैसे। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉफिट के लिए अल्टीमेटली ये चीजों को सेल करने के लिए हर वो जरिया और हर वो मीन इस्तेमाल करता है कैपिटलिस्ट, कि जिसके जरिए वो अपने समय को एक्सपैंड कर सके, ज्यादा लोग, चाहे दूसरे का नुकसान हो, लेकिन यह चाहे लोगों की शक्लें उसको बिगाड़ के उसको सामान बेचना है, उसने बेचना है, लोगों को मार के अपनी बंदूकें बेचनी है, उसने बेचनी है, उसने लोगों को जला के अपना तेल बेचना है, उसने बेचना है, उसने लोगों को कुछ भी करे। अब देखिए, कंपनी है वो हर साल हजारों मेट्रिक टन, बल्कि शायद लाखों मेट्रिक टन गंदम जो है वो समुद्र में इसलिए बहा देता है कि गंदम का बहरान रहे दुनिया के अंदर और उसकी चीजें बिकती रहे। अब ये देखिए, ये है वो कैपिटलिस्ट क्रूअल सोसाइटी जिसके अंदर जो कैपिटलिस्ट बैठा, चूंकि उसने इसमें एक चीज और भी होती है, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि डिमांड अगर जो है ज्यादा होगी, सप्लाई थोड़ी होगी, तो उसका रेट ऊपर हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उसी हिसाब से हो रही है, और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा तो रेट ज्यादा, डिमांड अगर कम है, सप्लाई ज्यादा तो रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल, रेट आप खरीदने वाले नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आप फर्ज करें बहुत प्यासे हैं और आप जाते हैं पानी पीने के लिए, आपको प्यास लगी हुई है, और सामने एक बंदा है, आपको कहता है कि मैं आपको पानी बेचता हूँ, और आप प्यास से हलकान हो रहे हैं, तो वो आपको कहता है कि मैं आपको एक गिलास जो है वो 1000 रुपए का दूंगा, शायद आप उसे 1000 रुपए का खरीदें, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है, वो बहुत से ज्यादा, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, दूसरे का नुकसान जो है, नुकसान करके अपना फायदा उठाना। मैं उस तरफ। अच्छा, उसके बाद अब आपकी प्यास हो गई है कम, अब उसके पास गिलास है एक और भी पड़ा हुआ है, उसके पास शायद 10 गिलास पानी मौजूद है, अब कहते हैं अच्छा मुझे एक गिलास और पानी पीना है,
वो कहता है कि जी फर्ज करें उसने 1000 का दिया, अब आप उसको कहते हैं कि नहीं 1000 को तो नहीं पीऊंगा, अगर आप मुझे देंगे 500 का तो मैं हाँ, क्योंकि मेरी प्यास कम हो गई है, मुझे जरूरत नहीं है। अब उसको पता है कि यार मेरा पानी में इसमें बहाना ही है मुझे समुद्र में, तो ओके ठीक है, वो आपको 500 रुपए का दे दो। अच्छा, अब जो तीसरा ग्लास होगा वो हो सकता है आप 100 रुपए में उससे खरीदें। हाँ। इसलिए जब आपकी जो डिमांड नहीं है, अब डिमांड आप नहीं जो है वो पानी इसलिए रखना चाहते हैं कि आगे जाऊंगा तो हो सकता है मुझे पानी ना मिले, तो एक गिलास पानी अपने साथ रख लेता हूँ आगे जाने के लिए। लिहाजा डिमांड जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, सप्लाई फिर भी, और उसकी जो है उसका प्राइसिंग नीचे आ जाएगी, क्योंकि खरीदार जो होगा, जो बायर होता है, वो फिर बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाता है। लिहाजा टोटल डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ जो डिमांड मौसमी बनाई जाती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कैपिटलिस्ट है, जब कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि पहले आप डिमांड खड़ी करते हैं, आप डिमांड बनाते हैं, जब डिमांड बन जाती है तो फिर आप सप्लाई को आस्ते आस्ते जो है वो आप छोड़ते हैं, खोलते हैं, पहुंचाते हैं, और जब सप्लाई लाइन आपकी बाहर होती है या दूसरों तक चीजें पहुंचती है तो उस डिमांड के पेश नजर रेट आप अपनी मर्जी का बिल्कुल बिल्कुल मर्जी का रेट होता है, वो फिर उसने ज्यादा प्रॉफिट। 1000 रुपए के गिलास का सोचे कि टोटल अगर आपका खर्चा 1 रुपया है तो आपने उसके ऊपर कितने रुपए, 990 रुपए, बल्कि 991 रुपए, आपने 99 रुपए उसके ऊपर जो है आपने प्रॉफिट कमा लिया है। लेकिन अगले गिलास के ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो 500 रुपए में से जो है वो 499 रुपए आपने कमाया, और तीसरे के ऊपर जैसे 99 रुपए आपका प्रॉफिट है। सही। ये डिमांड के साथ टोटली यानी कि डिमांड बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद प्राइस उस हिसाब से बढ़ाई जाती है। सो डिमांड बढ़ाने के फिर टूल्स हैं। डिमांड को कैसे बढ़ाना है? डिमांड बढ़ाई जाती है इश्तिहारात से, मीडिया उसके अंदर ऐसे टूल इस्तेमाल होता है। मसलन ये है कि अगर एक साबुन बेचने वाली कंपनी है या एक शैम्पू बेचने वाली कंपनी है तो वो बताती है कि आपका क्या, आपके मसाइल हैं। या आजकल आप देखें कि कोरोना आ गया है, तो कोरोना के साथ साथ जो है आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे सैनिटाइजर्स आ गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जो है वो ऐसा साबुन भी आ गया, वो कहते हैं आपको सैनिटाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये साबुन ही आपकी सारी चीजें पूरी कर लेगा। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर क्या पूरी दुनिया में डिमांड थी, तो मास्क जो हम लगाते हैं जो आम हालात में शायद 10 रुपए का आपको मिल जाता है, तो 20-30 अपनी अपनी मर्जी के रेट लगे होते हैं, आपको मास्क मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल मास्क भी जो आपको 300 रुपए का हमने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। डिमांड थी लोगों की, जिसकी वजह से खरीदने वालों ने उस पर ज्यादा प्रॉफिट कमाया। सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये जो कैपिटलिज्म जो वो प्रॉफिटेबिलिटी में खो जाता है, और वो उसके अंदर कहीं ऐसा गुम होता है कि उसको वो एथिक्स भूल जाता है। सो एथिक्स जो है, दूसरे का नुकसान है हो रहा है, वो बिल्कुल परेशानी, उसकी कोई परेशानी नहीं है, उसको गरज ही नहीं। अतिक उसको इस चीज से कतई गरज नहीं होती कि उसको जो फायदा जो लेना चाह रहा है, जो उससे मुनाफा कमाना चाह रहा है, वो आपके सारे बाल गंजा करके भी वो प्रॉफिट कमाना हुआ तो कमाएगा वो। आप देखिए कि ऐड चलते हैं, तो निकली हुई है गंजे सर है, वो कहते नहीं कि अगर आपने बाल उगाने हैं तो ये क्रीम ले लें, ये शैम्पू ले लें, या फलानी चीज ले लें, आपके ये निकल आएगा, आप हल्के हो जाएंगे, बाल ठीक हो जाएंगे, पेट अंदर चला जाएगा, फला फला फला, बाल लंबे हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे मॉडल्स उसके अंदर कास्ट की जाती हैं कि ये कौन कर रहा है, ये पीछे कैपिटलिस्ट ही होते हैं। जब वो स्मॉल गन्स हैं जो बैठ के पीछे प्रॉफिट कमा रही हैं, कितना शैम्पू के ऊपर खर्चा आ जाता होगा। आप शैम्पू खरीदने जाते हैं, आपको 800-1000 रुपए से शैम्पू नीचे मिलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इतना ही खर्चा आता है? तो खर्चा जब आप उसका हिसाब लगाते हैं तो हो सकता है आपका 150 रुपए का खर्च आता हो या 100 रुपए का खर्च आता हो एक बॉटल पे, और जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 900 रुपया है। गाड़ियां देख लें आप, गाड़ियां बनाने वाली और बड़ी कंपनियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक से एक नई नई गाड़ी बना दी जाती है। 25 लाख 30 लाख के आपको 30 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की आपको गाड़ी मिलती है, तो क्या गाड़ी के ऊपर उतना खर्चा आता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त नई गाड़ी बना दी जाती है, और अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए जो है आप देख ले, एक मॉडल आता है, उसके बाद दूसरा मॉडल आ जाता है, तीसरा मॉडल आ जाता है, चौथा मॉडल आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट करके देते हैं लोग, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों में डिमांड बनाते हैं, और फिर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपनी चीजों को सेल करते हैं, और वो जो सेलिंग है उसके ऊपर, उस सारे का सारा मुनाफा जो है वो उस सरमायादार की जेब में जाता है, उस कैपिटलिस्ट की जेब में जाता है, जो उस इंडस्ट्री का मालिक होता है। आम आदमी को, मजदूर को कोई फायदा नहीं, उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, ना उसको फायदा है ना खरीदार को फायदा है, क्योंकि खरीदार महंगा उसको खरीद रहा है, और उसकी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले का भी इस्तेहसाल हो रहा है, और बेचने वाले जिसको बेचे जा रहा है उसका भी इस्तेहसाल हो रहा है। सो ये है वो मकरूह किस्म का एक कैपिटलिज्म, जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया जो है वो स्टैंड कर रही है, जो दुनिया का बेहतर हिस्सा जो है। तो ये बताइएगा कि कौन कौन से मुल्क इस सिस्टम के ऊपर बेस करें? क्या पाकिस्तान भी, वो तो डेफिनेटली है ही, तो कितने मुल्क हैं जो इस सिस्टम के ऊपर बेस करते हैं, जो कितने नहीं हैं जो इसके ऊपर बेस नहीं करते? देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचती हैं, और उनका हर मसले की दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं स्मॉल गन्स और बिग गन्स का, मल्टीनेशनल कंपनीज के।
जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि बिग गन्स के ऊपर बेस करती हैं, अब बिग गन्स को आप देखें वो वेपन्स का काम करती है, बड़े बड़े जहाज बना के बेचती है, टैंक्स तक बना के बेचती हैं, वो हेलीकॉप्टर्स जो है वो बना के बेचती हैं, वो जो प्लेन जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो बना के बेचती हैं। अच्छा, ये बड़ी कंपनीज हैं, ये बिग गन्स हैं जो दुनिया के अंदर जो है वो काम कर रही हैं। आपने चाहे एयरलाइन के अंदर आपने सफर करना है तो आप उनकी जहाज में बैठेंगे और उन्होंने अपनी लाइंस बनाई हुई है उन्होंने, और उनका एक बहुत ज़्यादा हर तरफ से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। अच्छा, जो बिग गन्स इसके अलावा जो बिग गन्स काम कर रही हैं वो ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बैठी हुई है, ऑयल के अंदर जो है। अच्छा, फिर उसके बाद जो बिग गन्स बैठी हुई है वो बैठी हुई है इसके अंदर जो कंज्यूमर आइटम है उसके अंदर थोड़ी है। अब हम नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन कुछ ऐसे बिग गन्स है जो कि कंज्यूमर आइटम में थोड़ी है बट मौजूद है। फिर इसी तरह कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर जो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी बड़ी बड़ी बिग गन्स जो है वो बैठी हुई है। और वो आप देखेंगे जो एक ड्रेस है वो हजारों डॉलर का, लाखों डॉलर का जो वो ड्रेस बेचती है। जो कॉस्मेटिक है उसमें आप देखिए कि क्या वजह है कि एक वक्त तक जो है वो सारी की सारी मिस यूनिवर्स जो है, मिस वर्ल्ड जो है वो सारी की सारी इंडिया से जो है वो बनती नहीं, तो पता ये चलता है कि इसलिए बनाते थे कि वो बाद में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे वो कॉस्मेटिक जो है जो फर्म होती थी, और उसके जरिए फिर वो उनकी उस लोकल इंडस्ट्री के अंदर लोकल मार्केट में घुसते थे, डिमांड बनाते थे, चूंकि वो उनमें से है और उन जैसी भाषा बोलती है, जुबान बोलती है, उन जैसी नजर आती है वो, और फिर उसके जरिए जब वो कहती है कि फलां चीज आप खरीदेंगे तो आपकी शक्ल अच्छी हो जाएगी, फलां लिपस्टिक लगाएंगे तो आपके होंठ अच्छे लगेंगे, फलां ये लगाएंगे तो आपकी आंखें अच्छी होगी, फलां शैम्पू यूज करेंगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे, फलां परफ्यूम लगाएंगे तो लोग आपको देख के अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ जो है रुजू करेंगे। सो ये चीजें जो है ये बेचने के लिए मिस यूनिवर्स बनाई जाती रही, और उस मिस यूनिवर्स के मुंह से फिर वो बातें निकलवाई जाती थी जो कि कंपनी के लिए काम करती थी, ब्रांड को बेचने के लिए। तो अच्छा, ये फिर मेरे ख्याल में तो बहुत ही बुरा है कैपिटलिज्म किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। देखिए, बुरा नहीं है, लेकिन इसकी जो क्योंकि एक आम आदमी एक जो मजदूर है वो वहीं के वहीं और गरीब से गरीब तर होता जाता है, क्योंकि वही तो सारा कुछ निजाम चला रहा होता है। तरक्की बुरी नहीं है, मैं या कोई भी शख्स जो है वो तरक्की के खिलाफ, क्योंकि एक बंदा तरक्की कर रहा है, बनना चाहिए, हेलीकॉप्टर बनना चाहिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो बननी चाहिए, ब्रांड्स बनने चाहिए, कपड़े अच्छे बनने चाहिए, जूते अच्छे बनने चाहिए, लिपस्टिकें बननी चाहिए, परफ्यूम बनने चाहिए, आपकी खाने पीने की चीजें हैं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि प्रॉफिट कितना है आप उस पर कमा रहे हैं, ये जो है इसको डिटरमिन कौन लेकिन करेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा ना कैपिटलिज्म जो बुरा है, बुरा आपने नहीं कहा, लेकिन ये कि एक जो किसी कोई भी फैक्ट्री का मालिक है वो अगर उसके अंडर कई मजदूर काम कर रहे होते हैं तो वो मजदूर जो उस इदारे को चला रहे होते हैं, डेफिनेटली वो बंदा तो साइड पे बैठा होता है। अगर एक कपड़े की फैक्ट्री है तो वो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उस फैक्ट्री को चला रहे होते हैं, कपड़ा अच्छे से अच्छा तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन जिसकी फैक्ट्री होती है वो मतलब वो सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है, सिर्फ अपना सरमाया लगा रहा होता है, तो सारी मेहनत तो मजदूरों की होती है, तो उनको डेफिनेटली उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो उनकी जो सैलरी होती है फिक्स होती है वो वही ले रहे होते हैं, तो फिर आम बंदा उससे फायदा तो नहीं ले सकता मजदूर। देखिए, आम मजदूर उसका वो तो जिसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी वो भी मजदूर था, कभी पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं गया, तो मैंने कभी पार्लियामेंट नहीं किया, जिसने बड़े कॉलेज की, बड़ी यूनिवर्सिटी की, किसी प्राइवेट इदारे की उसने जो है वो बिल्डिंग बनाई है, अभी उसको वो नहीं मिला कि उसके अंदर जो है वो पढ़ाई कर सके या अपने बच्चे को पढ़ा सके। वो मजदूर तो बेचारे जो है वो देखिए इस तहसाली निज़ाम का वो सबसे बड़ी विक्टिम है, जो आम जो लेबर क्लास है। ठीक है, ठीक है। और उनके लिए ये चीज़ें मौजूद भी नहीं है, उनको तो हमेशा मजदूर उनको गरीब से गरीब तक किया जाता है, वो तो कहते हैं कि ये हम किसी करेंगे एक प्रोग्राम जो है जो स्लेवरी सिस्टम के ऊपर है, क्या गरीब होगा तो ही काम करेगा ये। स्लेवरी का एक पूरा निजाम मौजूद है दुनिया के अंदर, और मॉडर्न स्लेवरी सिस्टम के अंदर अब गुलाम नहीं है, लेकिन गुलामों की जिंदगी किसमें मौजूद है? आपका क्या ख्याल है कि जो उनको जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, जो न्यू कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की जो बानी है, वो लोग जो है वो खुद अपने घरों में काम करें? कभी भी नहीं। उन्होंने अपने ड्राइवर भी रखे हुए, उन्होंने अपने माली भी रखे हुए, उन्होंने अपने घर के अंदर काम करने के लिए वो खानसामे भी रखे हुए, उन्होंने जनाब उनकी गंदगी साफ करने के लिए भी वो मौजूद है, उनके फर्श साफ करने के लिए भी मौजूद है, उनके बर्तन साफ करने के लिए भी, उनके कपड़े धोने के लिए भी। वो तो और कौन लोग हैं? हम लोग हैं जो वीजे लगवा के जाते हैं वहाँ पे। पहले आपकी कमर पे स्टैंप लगाया करते थे, अब आपके वीजे पे स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप तो लग रही है। और अब अगर जो है वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नई जो आ रही है कि आपको जो वैक्सीन लगाएंगे वो चिप आपके अंदर डाल देंगे, वो कहेंगे ये मेरा स्लेव है, वो कहेंगे ये मेरा स्लेव है, उसके जरिए वो आपको, तो ये सारा मॉडर्न स्लेवरी सिस्टम ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जिसके तहत जो है वो उनको जरूरत होती है और वो उससे काम लेते हैं। सही सही कैपिटलिस्ट जो है जिसके पास बिलियनर और ट्रिलियनर है वो कब कब काम करता है, उसके तो सारे काम उसके नौकर कर रहे होते हैं, मुलाजिम कर रहे होते हैं, मजदूर कर रहे होते हैं, उसके नीचे उसकी फैक्ट्री में भी मजदूर है, उसके घर में। अच्छा सर, ठीक है, अभी तो हमने बात की कैपिटलिज्म की, अभी हम बात करेंगे सोशलिज्म की। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये सोशलिज्म है क्या? जो सोशलिज्म है ना, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा मुआशी और मुआशरती फलसफा है जिसमें पैदावार ज़राए पैदावार के ऊपर इज्तिमाई मलकियत का एक तस्वर। वो कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो किसी एक की मलकियत नहीं है, बल्कि सबकी मलकियत है। अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें रियासत जो है वो सबसे चीज़ें लेती है, लेके उसको अपनी उसमें लेके आती है और फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उनके पास राइट्स, वो इसको यूज जरूर कर रहे थे। मसला ये कि अगर आपके पास, इसकी सिंपल एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम रिपोर्ट की थी, कि फर्ज करें आपके पास भैंस है, ये गाय है, ये बकरी है, सबसे बकरियां ले ली जाए और वो बकरियां अगर किसी के पास 5 है या 50 है या 500 या 5 लाख है या 5000 है, तो सबसे लेके और इक्वली सब में जो है वो 500 करके बांट दी जाए और पता चले, और फिर आप उनको कहें कि देखें ये जो बकरी होगी ये है मलकियत स्टेट की, लेकिन आप इसका दूध भी पिए, आप इसका इसकी जो देखभाल भी करें, सारा कुछ देखभाल भी करें, और उसके साथ बाकी जो है वो इसको इक्वली आप और उसको इक्वल आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वो बात करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ मीन्स है, इसमें जमीन जो है वो इक्वली तकसीम हो जाती है किसानों के अंदर, कि अगर आप किसान हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो आपको जमीन के मलकियत नहीं मिलेगी, लेकिन जमीन आप काम करेंगे, सिर्फ आप उस पर काम करें और उसका प्रॉफिट आप ले जाए। ये नहीं कि रियासत हो सकता है आपसे थोड़ा सा उसके ऊपर ले, एक टैक्स ले ले खास किस्म का, लेकिन ये कि बेशतर हिस्सा जो होगा वो आपके पास होगा। मतलब इसको अगर ये कह लें कि ये रियासत होती है सोशलिज्म, के कम्युनिज्म में, कि एक रियासत होती है, उसके जो इदारे उसके होते हैं, काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें ये होता है कि रियासत देखभाल कर, रियासत क्या करती है, रियासत एक फादरली वो होती है, जैसे रियासत माँ की तरह होती है या बाप की तरह होती है, और रियासत का काम ये होता है कि वो जो है वो सबको इक्वल तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और प्रोडक्शन ऑफ मीन्स जो है, चाहे पैदावार कर रहे हैं आप गंदम उगा रहे हैं या गंदम जिस जमीन पे उगा रहे हैं, दोनों पे आपकी मलकियत है, दोनों आपकी उसके ऊपर है, और जितने भी अफराद आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सबका इज्तिमाई शेयर होता है उसके सही। तो इज्तिमाइयत होती है, इश्तराकियत होती है, ये है वो सोशलिज्म। और सोशलिज्म के अंदर एक देखिए कि एक ये चूंकि समाजी मलकियत की बात करता है, अवामी मलकियत की बात करता है, मसावात की बात करता है, इश्तराकियत की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो खासा है सोशलिज्म का, और जो सोशलिज्म को जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपको देखिए बहुत सारी अल्टीमेटली देखिए दुनिया में कोई भी इज्म जो है ना, ठीक वो कोई फाइनलिज्म नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फाइनलिज्म है, इसको जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, हम तो लोगों के आगे ये रख रहे हैं कि दुनिया में कौन कौन से इज्म मौजूद है और दुनिया क्यों लड़ रही है आपस में, वो कौन सा इज्म है जो दुनिया को मोटिवेट करता है दूसरे इज्म के खिलाफ, और एक इज्म दूसरे इज्म से जो है क्यों मसले पैदा कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के साथ जो है दस्तों गिरबान है, क्यों एक दूसरे के साथ जो है ये झगड़ा कर रहे हैं। सो हमारा काम है लोगों के आगे सारे इज्म जो है वो रख देना। अब लोगों ने फैसला करना है कि वो किस इज्म के साथ जाते हैं, या किस इज्म को जो है वो अच्छा कहते हैं और किस इज्म को कहते हैं कि ये बुरा है। ये तो लोगों की राय है, लोगों ने करना है फैसला, लोगों के ऊपर हम छोड़ दें। अच्छा, इनके बानी के हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये जो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, इनके बानी कौन कौन से हैं, कौन है? देखिए, इनके बानी अगर आप मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म की बात करें, या आप सोशलिज्म की बात करते हैं, या आप कम्युनिज्म की बात करते हैं, या न्यू कम्युनिज्म की बात करते हैं, अल्टीमेटली ये कहीं जाके ये निकलता है, जाके मार्क्स की तरह कार्ल मार्क्स जो है वो, या हिगल्स का फिलॉसफी पढ़े, हिगल्स ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा, मार्क्स ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा। उस वक्त के जो उस अखबार के लोग, अब दास कैपिटल पढ़ लें, आपको बहुत चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने बैठ के जो है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, और उन्होंने अब जो है कम्युनिटी से है, सोशल जो है सोशलिज्म से सोशल से, इन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा बता दें। सोशली जो अब फ़र्क की तरफ मैं आता हूँ बाद में, जो सोशल जो आपका मुआशरा है, सोशल बिहेवियर्स जो आपके होते हैं, वो अब जो आपके मुआशरती रवैये होते हैं, ये सारे के सारे मुआशरती रवैयों के वो किसी एक समत में लेके आता है
किसी एक डगर पे लेके आता है, किसी एक धागे में पिरोता है सोशलिज्म, और वो बताता है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, आपके प्रोडक्शन ऑफ मीन जो है वो किस तरह से होंगे, आपकी ज़मीन के ऊपर मलकियत कैसे होगी, आपने गवर्नमेंट करनी है तो गवर्नमेंट के क्या है, आपकी जो रूल करने के अंदाज क्या होंगे, और आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के, सो डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपके रूल्स हैं इनकी मुताबिकत का नाम जो है ये सोशलिज्म है। और सोशलिज्म जो है वो इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, और सही बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक हो गया। अच्छा सर, ये थोड़ा सा आपने कहा कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में फर्क क्या है। कम्युनिज्म में जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये है कि थोड़ा सा जो अथॉरिटेरियन है, जो कम्युनिज्म है, करता ये भी इक्वालिटी की बात है, लेकिन ये कहता है कि रियासत के पास अथॉरिटी है, रियासत की अथॉरिटेरियन स्टेट की बात करता है ये। अच्छा, अथॉरिटेरियन स्टेट जो होगी, कि सोशलिज्म ये नहीं कहता। सोशलिज्म जो है वो कहता है कि जो कैन से कि वो एक मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो कि वो वाली रियासत जिसकी एक खास मैनेजमेंट, और ख़ास मैनेजमेंट जो है ख़ास अंदाज में मीन्स को लेके जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है उसको लेके जो है वो ख़ास फैसले करती है। कम्युनिज्म थोड़ा सा, और इसके अंदर जो है वो लोगों की राय और ओपिनियन को बड़ी जगह दी जाती है कम्युनिज्म के अंदर, सोशलिज्म के अंदर, सोशलिज्म में नहीं दी सॉरी। कम्युनिज्म जो है वो टोटली जो है वो इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ है। सोशलिज्म इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, कम्युनिज्म इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता। कम्युनिज्म कहता है कि ठीक है बताएगी आपने क्या करना है, ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने कैसे रहना है, स्टेट बताएगी कि आपका अंदाजे जो आपका खाना पीना वो क्या होगा, स्टेट बताएगी कि आपने कारोबार किस तरह से करना है, स्टेट बताएगी कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कितना कमाएगी, स्टेट बताएगी और प्रॉफिट सारा मुझे देंगे, मैं बताऊंगा कि आपको कितनी जरूरत है और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको मिलेगा, ये नहीं कि आपकी जरूरत से ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। सोशलिज्म में ये होता है कि आपकी जरूरत नहीं भी है तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अच्छा सर, आपने बड़े अच्छे अंदाज से बड़े अच्छे तरीके से बताया, लेकिन ये अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो टॉपिक चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल हालात के ऊपर से बात करना चाहूँगा। तो आज बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर। कल पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे तो दे दिए थे पीडीएम को, तो अवामी नेशनल पार्टी ने अभी तक तहरीरी तौर पर कोई इस्तीफे नहीं दिए, कोई बात नहीं की। इस हवाले से बताइए गया कि क्या वजह है, कि कोई बैकडोर राब्ते तो नहीं है इनके आपस में, कोई दोबारा से आने के कोई चांसेस तो नहीं है एएनपी के पीडीएम में? नहीं, मैं नहीं समझता कि अवामी नेशनल पार्टी या पीडीएम का जो स्टैंड है बड़ा सख्त है। स्पेशली आप देखेंगे उन्होंने जो कहा कि बाप के बाप का और बाप का जिस किस्म का जिक्र हुआ, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कायद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर अपनी लैंग्वेज शो की। उन्होंने बैठ के उसको अच्छा नहीं, उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी काम नहीं हुआ और मौलाना साहब को अपनी लफ्ज़ वापस लेना चाहिए। अब अगर इस तरह की बात जो है वो पीपल्स पार्टी के क्वार्टर से हुई है तो आपको क्या लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी ने इस बात को महसूस नहीं किया? क्यों, वो तो कहते हैं पीपल्स पार्टी आपस में दोस्ती है, तो दोस्ती के अलावा भी दोस्ती तो मौलाना साहब की, मौलाना जो है वो जरदारी साहब के बहुत बड़े दोस्त हैं। मौलाना साहब जो है वो बिलावल भुट्टो को अपना भतीजा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे शक्कत से जो है वो पेश आए। इस सर मरियम नवाज साहब भी वो कहती मेरा भाई है, ये जो आपस में ज़ाहिर सी बात होते बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन आप देखिए कि इसके बावजूद जो है वो नहीं हुआ। मतलब कोई चांसेस नहीं है आपस में बैक मुझे नहीं लगता कि चांस होगा कि आपस में जो है वो मिल बैठेंगे, या अवामी नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी जो है वो वापस जाएगी उसके अंदर जो है अलायंस के अंदर। हाँ, कल मौलाना ने बड़ी अच्छी बात की है, परसों उन्होंने कल भी उन्होंने एक बात को उन्होंने कहा कि ये जो रोज़े आ रहे हैं हम रोज़ों में अपना लाइफ भी बनाएंगे, पीडीएम उसी तरह से एक्ट करेगी जिससे करती आई है, और पीडीएम जो है वो टफ टाइम भी देगी। पीडीएम जो है वो अपने जो उन्होंने कहा है हमने उनसे लफ्ज़ भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, टफ टाइम दे सकते हैं उन दो जमातों के बगैर? देखिए, अवामी नेशनल पार्टी तो होना ना होना एक बात है, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं रही। हाँ, अजमल खटक साहब जब थे तो उस वक्त तो वो बहुत काम करते थे, उनका कारकुनों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक था और उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अजमल खटक साहब के बाद जब से फिर बेगम नसीम अली साहब आई, फिर आप देखिए कि अशफाक यान आ गए, इन्होंने आके पार्टी को उस तरह से यूनाइट नहीं रख सके। अब देखें कि एक वक्त था कि कराची के अंदर अवामी नेशनल पार्टी जो है वो मौजूद थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कराची के अंदर।
अब देखें कि पंजाब, साउथ पंजाब में कौमी नेशनल पार्टी जो है सीटें तो नहीं निकालती थी, लेकिन बराबर उनकी केपीके में भी काफ़ी स्ट्रांग है, केपीके केपीके में। में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, गवर्नमेंट भी बनाया करती थी। लेकिन अब ये है कि वो केपीके के अंदर भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही, बलूचिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रही, कराची के अंदर भी जो है वो आप देख लीजिए कि बड़ा मुश्किल है कि कराची में पठान वोट बहुत ज़्यादा था, और वो पठान वोट सारे का सारा जो है वो पश्तून वोट जो है वो सारे का सारा नहीं तो उसमें से बेशतर हिस्सा जो है उसका शेयर उठाया करती थी आवाम सही सही। वो शेयर इन्होंने खो दिया है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने भी पैसा कमाने में चक्कर में पड़ गए। जब तक आप नजरियात पे खड़े थे और इनका नजरिया बड़ा जबरदस्त नजरिया था इनका, जब तक ये नजरिए पे खड़े थे उस वक्त तक तो ये पार्टी चलती रही। लेकिन जिस वक्त जो ही इन्होंने नजरिए का बदल दिया तो इन्होंने अपने आप को साइड चेंज की, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी जो है वो नीचे आती चली गई। ठीक तो हो गया। अपनी अवामी नेशनल पार्टी का होना ना होना वो एक ऐसा उसमें मुअत्तल है जो ठीक है, ठीक है, ना ठीक भी है। हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पीपल्स पार्टी का फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी ठीक हो है, गया, ठीक है। सियासी हकीकत है, और अगर वो सियासी हकीकत साइड पे होती है तो उसका नुकसान है पीडीएम की पार्टी को। सही। अच्छा, आज की अगर बात की जाए ताज़ा तरीन तो अभी तक नहीं रही, पुरानी हो गई खबर, तो तहरीक लब्बैक के ऊपर तहरीक इंसाफ ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं दहशतगर्दी एक्ट के तहत। तो उस हवाले से बताया कि मुल्की हालात भी काफ़ी गंभीर हैं। रोड आज मैं सुबह सवेरे जा रहा था कि मैं मरी रोड वाली साइड से गुजर रहा था, तो रोड के हालात बड़े ख़राब थे, यानी कि पत्थर ही पत्थर हर जगह थे। तो उसके अलावा आपने भी देखा होगा कि पुलिस हमारे कितने पुलिस वाले जो हैं उनको मारा जा रहा है, उनकी तरफ से भी उनको मारा जा रहा है, जैसे कल आपने बात की भी थी। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए बात ये है कि मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट करके इसको थोड़ा सा। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों में जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना। हमें एक तरफ जो है वो भारत के साथ हमें निपटना पड़ता है, सरहदों पर मामला कशीदा करता है। दूसरी तरफ हमारे मामला जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी कोई उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे किसी ज़माने में होता है। ईरान के साथ हमारे मामला ठीक है, लेकिन ईरान के बारे में अपने प्रमोशन ईरान के जरिए आया था, ईरान के रस्ते आया था। ईरान से समटाइम ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। सही बात। हमें अल्टीमेटली जो है उसको हमारे लिए नुकसान होता है। सो इधर चाइना का सिंजाओ का एक इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं रहा उस लेवल पे, लेकिन बहरहाल किसी वक्त हमारे लिए प्रेशर था किसी ज़माने में, अब नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाली समझ जो है